Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 10 of BSc third semester chemistry series 2026. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ आरएनएस इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इस सीरीज़ के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें से एक फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो आर्हेनियस जो एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसी टॉपिक पर क्या करी, अपनी स्टडी की और उन्होंने एक इक्वेशन थी जिसे हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, जिसकी हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में चेंज ला रहे हो तो उससे आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरह से अफेक्ट होगी। आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास क्या होनी चाहिए, एक इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो हर केमिकल रिएक्शन है उसमें जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सभी के पास वो एनर्जी नहीं होगी। कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास इतनी इनफ एनर्जी होगी कि वो क्या कर सकें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। आपने ये ग्राफ जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक्स में। ये ग्राफ क्या है कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, एनर्जी ली है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी फॉर एग्जांपल इतनी है और फिर क्या होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आपने सुना होगा। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एक स्पीसीज हमारी फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये ज़रूरी होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि वो ट्रांजिशन स्टेट में पहले कन्वर्ट हो सकें। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एनर्जी बैरियर है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी अगर आ जाए, वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आपको बताया कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स ही हो सकते हैं जिनके पास क्या होगी, हमारी इतनी एनर्जी है कि वो क्या करें, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। लेकिन उन बाकी 50 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा फिर, तो बाकी 50 मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके थ्रू, टेम्परेचर इंक्रीज के थ्रू। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, जो हमारा जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होगी। आप जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है। तो जो बाकी हमारे 50 मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास भी क्या आ जाएगी, इतनी इनफ एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या कर सके, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। और जब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एट लो टेम्परेचर ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस द हील। यानी कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि सिर्फ हमारे कुछ ही मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। इस वजह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, या हम कहेंगे कि हमारे क्या होंगे, कम ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास क्या होगी, इतनी एनर्जी होगी कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करें और फिर क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यही क्या है, हमारा एनर्जी बैरियर है कि इतनी एनर्जी इसके पास आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे क्या हो गए हैं, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की, तो फिर हमारे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आर्हेनियस ने क्या करा, एक इक्वेशन दी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चेंज आ रहा है
टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से उसे हम क्या कर सकते हैं, उस चेंज को निकाल सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि हमारी जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब ये क्या क्या टर्म्स है हमारी, इसमें k जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, a क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, यानी कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा कोलिजन हो रहा है। हम जानते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। यूनिट टाइम में जितने भी हमारे कोलिजन होंगे, कोलिजन भी हमारे परफेक्ट कोलिजन होने चाहिए। कोलिजन थ्योरी में मैंने लेक्चर बनाया है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको बताया कि कोलिजन क्या होता है। तो बेसिकली हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे, परफेक्टली कोलाइड होंगे, उनके पास एनर्जी इतनी होगी कि आपस में कोलाइड करके वो क्या कर सकें, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो सके और फिर बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि जो एक्सटर्नल एनर्जी हम उन मॉलिक्यूल्स को देंगे जिनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या करें, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे गैसियस स्टेट में होंगे। टी क्या है, टेम्परेचर है, जिसे हम क्या करेंगे, केल्विन में मेजर करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या करेगी, यही डिटरमाइन करेगी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं तो उससे रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की टर्म क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, क्योंकि फिर जब भी हम क्या कर पाएंगे, दो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दो रिएक्शन रेट को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पर हम लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे और दो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम किस तरह से रेट कांस्टेंट में चेंज आ रहा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन चाहिए। तो हमने ये जो भी आपको इक्वेशन दिखाई वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेंगे, यानी कि ln से यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ln क्या होता है, ln हमारा नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग की हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्या करेंगे, ln से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln के आ जाएगा इज इक्वल्स टू ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला होता है हमारा लॉग का, उसमें क्या होता है कि अगर ln x इंटू वाई है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ln x प्लस ln y लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारी वैल्यू है इसमें ये a क्या है, a को हम x मान सकते हैं और ये वाली जो वैल्यू है इसे हम y मान सकते हैं। तो अब हम इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस और ये वाली और क्या आ जाएगा, ln ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे लगा सकते हैं एंड डेट इज ln ई की पावर अगर हमारी x है तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही वाली जो वैल्यू है इसमें ये ln जो है ये क्या आ रहा है, ई की पावर, ये जो एक्सपोनेंशियल है ये पूरी जो पावर है हम इसकी जगह पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो x आ रहा है यानी कि माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी आ रहा है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ हमारी ऐसे ही रहेगी और ये वाली वैल्यू की जगह हमारे ये जो x वैल्यू है यानी कि माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी है यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए आर टी। अब हमें क्या करना है, हमें दो टेम्परेचर चाहिए और फिर दो कांस्टेंट यहाँ पर हम लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जो T1 टेम्परेचर है हमने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लिया है डेट इज T1, उस पर रेट कांस्टेंट हमारा क्या होगा, K1 होगा, यानी कि उस टाइम पर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन K1 होगी, ये हम कह सकते हैं। फिर हम क्या करना है, हम एक दूसरा टेम्परेचर लेंगे डेट इज T2।
T2 पे हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K2 होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें दो टेम्परेचर लेंगे और दो टेम्परेचर में हम ये देखेंगे कि हमने जो टेम्परेचर में चेंज लाया है उसकी वजह से रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आया। और रेट कांस्टेंट हमें क्या बताएगा, रेट कांस्टेंट हमें बताएगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरह से चेंज हुई, क्योंकि रेट कांस्टेंट ही हमें क्या बताता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन हमने यहाँ पर ली थी इसे हम क्या करेंगे, K1 और K2 दोनों के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA RT1 लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA RT2 लिखेंगे। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि हम ln K2 को माइनस कर देंगे ln K1 से। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ln K2 की जगह ln K लिखेंगे ln A माइनस EA डिवाइडेड बाय RT2, ये हमने लिख लिया है माइनस। अब ln K1 की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है ln A प्लस EA डिवाइडेड बाय RT1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर ये प्लस ln A है और यहाँ पर ये क्या है, माइनस ln A है। हम जानते हैं कि माइनस की वैल्यू को हम प्लस से काट सकते हैं, तो ओवरऑल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि ln K2 माइनस ln K1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ln K2 डिवाइडेड बाय K1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा लॉग फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसे ये लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस EA डिवाइडेड बाय RT2 प्लस EA डिवाइडेड बाय RT1। अब प्लस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया है और माइनस वाली बाद में लिख दिया है। तो ये आ जाएगा ln K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय RT1 माइनस EA डिवाइडेड बाय RT2। अब EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी और जो गैस कांस्टेंट R है, ये दोनों वैल्यू में आ रहा है यहाँ पर, तो इसे हमने बाहर कॉमन निकाल दिया है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारी EA डिवाइडेड बाय R1 माइनस T1 1 माइनस T2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कांस्टेंट आर को जो रेट कांस्टेंट है दो यहाँ पर है और दो ही क्या है, टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो गैस जो हमारा सॉरी रेट कांस्टेंट है उसे कंपेयर कर सकते हैं। ये दो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ये निकाल सकते हैं कि किस तरह से चेंज आया है रेट कांस्टेंट में, टेम्परेचर में चेंज करने से किस तरह से रेट कांस्टेंट में चेंज आया है। और रेट कांस्टेंट हमें बताएगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन में कैसे चेंज आया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि आरएनएस इक्वेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में इसके बारे में लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो ग्राफ अभी आपको मैंने बताया वो लिखेंगे और डेरिवेशन ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यूनिट फर्स्ट का ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।